अंधेरी काली रात थी। जोरदार बारिश हो रही थी। ऋतु अपने बेटे अभिमन्यु के साथ अपने पुश्तैनी गांव के पुराने घर के सामने खड़ी थी। ये वही जमीन थी जो उसके पिता की थी और आज ऋतु उसी जमीन का सौदा करने गांव आई थी। अपने पिता की इच्छा पर ऋतु घर की जली दीवारों को देखे जा रही थी, जैसे किसी भूले हुए पल को दोबारा जी रही हो। तभी एक बूढ़ा आदमी, काका, बारिश में दौड़ता हुआ आया और बोला, बेटी, इतनी बारिश हो रही है, अंदर चलो, यहां क्या कर रही हो? लेकिन ऋतु चुप थी। वो कुछ याद कर रही थी। काका ने फिर पूछा, क्या हुआ बेटी? फिर से वही हादसा याद आ गया क्या? इतना सुनते ही ऋतु गुस्से में काका पर चिल्लाई, नहीं तो नहीं, क्या कह रहे हैं आप? काका, बच्चों के सामने ऐसी बात मत कीजिए। इसके बाद वे सब घर के अंदर चले गए। भीतर आकर सब अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन ऋतु की आंखों में बेचैनी अब भी थी। अभिमन्यु अपनी मां की हालत देखकर बोला, मां, आपको क्या हुआ है? आप परेशान लग रही हैं। ऋतु ने जबरन मुस्कान लाते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, तुम सो जाओ, सब ठीक है। रात के बीचों बीच अभिमन्यु की नींद अचानक खुल जाती है। वो देखता है कि उसकी मां बिस्तर पर नहीं है। वो मां को ढूंढते हुए बाहर निकलता है। बारिश अब भी हो रही है। तभी वो देखता है ऋतु नदी किनारे बने एक पुराने जले हुए घर के सामने खड़ी है। वो उस घर को टकटकी लगाए देख रही है और चुपचाप रो रही है। अभिमन्यु समझ गया, कुछ तो गड़बड़ है। मां जब से इस गांव में आई है, कुछ तो उन्हें बेचैन कर रहा है। कुछ देर बाद ऋतु वहां से लौट जाती है। ऋतु के जाने के बाद अभिमन्यु खुद को रोक नहीं पाता। वो उस पुराने घर के पास दरवाजा बंद है, ताला जड़ा है। उसके मन में सवाल ही सवाल है। मां उस जले हुए घर को देखकर रो क्यों रही थी? उसमें ऐसा क्या है? जिज्ञासा में वह ताला तोड़ देता है और अंदर चला जाता है। घर पूरी तरह जला हुआ है। दीवारें काली, लकड़ियां राख और हवा में एक अजीब सी बदबू। वो सोचता है, क्या मां का कोई बीता हुआ पल जुड़ा है इस घर से? जैसे ही वो बाहर निकलने ही वाला था, पीछे से किसी ने जोर से उस पर वार किया। दूसरी तरफ ऋतु घर में परेशान बैठी थी। तभी कुछ देर बाद अभिमन्यु जंगल की राह से लौटता है, लेकिन अब वो चुप है, कुछ नहीं बोल रहा। ऋतु गुस्से में उसे डांटने लगती है। कहा था तू, इतना बिगड़ गया है, आज तुझे बताती हूं मैं। इतना सुनते ही अभिमन्यु एकदम बदली हुई आवाज में चिल्लाया, अरे रिद्धि, अपने काम से काम रख, मुझे मत सिखा। ऋतु की आंखें फटी की फटी रह जाती है। रिद्धि, ये नाम तो कोई उसे सालों से नहीं बुलाता था। अभिमन्यु की आंखें लाल हो चुकी थी। वो अजीब तरह से हंसने लगा और फिर अचानक बेहोश हो गया। काका और ऋतु एक दूसरे को देख रहे थे। काका की आवाज कांप रही थी, बेटी, ये तो वही है। ऋतु की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, हाँ काका, उसके अलावा मुझे कोई रिद्धि तभी नहीं बुलाता था। काका के साथ मिलकर उस घर के पास जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि घर का ताला टूटा हुआ है। ऋतु समझ जाती है कि ये ताला अभिमन्यु ने ही तोड़ा है। वो खुद को बेहद लाचार महसूस करती है, जैसे उसके पास से सब कुछ छिन गया हो। और तभी इस कहानी के असली पत्ते खुलने लगते हैं। आज से 10 साल पहले ऋतु इसी गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। एक खुशहाल जिंदगी थी उनकी। ऋतु की एक जुड़वा बहन थी, नीतू। नीतू उससे कुछ घंटे बड़ी थी, पर दोनों में बहुत प्यार था। नीतू अपनी छोटी बहन ऋतु पर जान छिड़कती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। 2 साल बाद गांव में नया सरपंच बना नायक राम। उसका बेटा राजेश ऋतु को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। ऋतु के मन में भी राजेश के लिए कोमल भावनाएं थी। ऋतु ने अपनी सारी बातें अपनी बड़ी बहन नीतू को बताई। नीतू ने भी उनका साथ देने की ठानी और दोनों को उसी रात मंदिर में बुलाया ताकि वे शादी कर सके। लेकिन नायक राम नहीं चाहता था कि राजेश की शादी ऋतु से हो।
आधी रात को उसे अपने नौकरों से खबर मिलती है कि राजेश बाबू कहीं जा रहे हैं। नायक राम तुरंत अपने आदमियों के साथ उनके पीछे निकल पड़ता है। उधर मंदिर में नीतू और राजेश ऋतु का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऋतु वहां नहीं पहुंची। उसकी जगह नायक राम पहुंच गया। ये सब देखकर राजेश और नीतू घबरा जाते हैं। अगली सुबह गांव में पंचायत बुलाई जाती है। वहां ऋतु, नीतू और उनका परिवार भी आता है। सबके सामने कहती है, मैं इन दोनों का साथ देना चाहती थी। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप चाहें तो इनसे पूछ लीजिए। राजेश हाँ कर देता है, लेकिन ऋतु डर के मारे मना कर देती है। ये सुनते ही नायक राम को बहुत गुस्सा आता है और वो सबके सामने राजेश को मारता है। इस घटना के बाद नीतू के पिता उसे घर से निकाल देते हैं। नीतू गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगती है, लेकिन कुछ ही दिनों में नायक राम अपने आदमियों के साथ उसकी झोपड़ी में आग लगा देता है। उसी आग में नीतू की दर्दनाक मौत हो जाती है। मरने से पहले नीतू के दिल में ऋतु के लिए नफरत और गुस्सा भर चुका था। उसकी मौत के कुछ दिन बाद गांव में अजीब और खौफनाक हादसे शुरू हो जाते हैं। एक रात जब नायक राम पंचायत से लौट रहा होता है, उसे रास्ते में एक औरत दिखाई देती है। उसने घूंघट किया होता है। नायक राम रुककर कहता है, रुको, पीछे मुड़ो। जैसे ही वो औरत पीछे मुड़ती है, नायक राम के होश उड़ जाते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि नीतू थी, जिसकी आत्मा गांव की एक औरत के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। बिखरे बाल, लाल आंखें और डरावना चेहरा। उस रात नीतू की आत्मा नायक राम पर वार करती है, लेकिन नायक राम किसी तरह अपनी चालाकी से बच निकलता है और गांव के मंदिर के पुजारी के घर में छुप जाता है। अगले ही दिन गांव में हवन करवाया जाता है ताकि नीतू की आत्मा को उसी पुराने हवेली में कैद किया जा सके। पुजारी सब गांव वालों को चेतावनी देते हैं, इस घर का दरवाजा अगर किसी ने खोला तो पूरे गांव में मौत का तांडव होगा। नीतू की आत्मा कैद तो हो जाती है, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुकी है। ऋतु के पीछे से एक सिहरन भरी आवाज आती है, क्यों ऋतु? सब याद है ना? ऋतु धीरे से पलटती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके सामने अभिमन्यु खड़ा है। लाल आंखें, डरावना चेहरा, शरीर पर गहरी चोटों के निशान, जैसे किसी ने उसे बेरमी से मारा हो। उसी वक्त नीति की आत्मा ऋतु से बोलती है, अब तेरी सबसे अनमोल चीज मेरे पास है, तेरा बेटा। बता ऋतु, अब कैसे बचाएगी इसे मुझसे? ऋतु गिड़गिड़ा उठती है। अपनी बहन नीति के आगे हाथ जोड़कर कहती है, दीदी, इसने आपका क्या बिगाड़ा है? ये तो मासूम है, इसे छोड़ दो। नीति का चेहरा और भी सख्त हो जाता है। वो चीखते हुए कहती है, मैंने भी तेरा क्या बिगाड़ा था ऋतु? फिर भी तूने मुझे मां बाप से अलग किया, उस भूतिया हवेली में मरने के लिए छोड़ दिया। अब वक्त है बदले का। इस गांव में अब तांडव होगा, हर घर में मातम फैलेगा, अब हर किसी को मौत नाचेगी। इतना कहते ही नीति अभिमन्यु के घायल शरीर को घसीटती हुई जंगल की ओर भाग जाती है। ऋतु पीछे पीछे दौड़ती है, मगर जंगल में वो दोनों कहीं गायब हो जाते हैं। अचानक पीछे से काका ऋतु के पास आकर धीरे से कहते हैं, बेटी, जैसा तू चाहती थी वैसा ही हुआ। और दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऋतु की आंखें फटी की फटी रह जाती है। आखिर काका कौन है? ऋतु ने नीति को क्यों छोड़ा था? क्या अभिमन्यु बच पाएगा? और अब गांव में क्या होगा? ये सब जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और करें। इस कहानी का दूसरा भाग बहुत जल्द